हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सो आज की इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये बेसिकली क्वेश्चंस रहने वाले हैं शॉर्ट स्टोरीज से, सिनोनिम से, राइटिंग पार्ट, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया। सो आपको इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम और 8 प्रैक्टिस सेट्स कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उनमें से कोई एक नहीं देखी वीडियो, सो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं HSSC TGT इंग्लिश स्क्रीनिंग के लिए, एंड इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सो हेयर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज शॉर्ट स्टोरी इज बेस्ड ऑन। सो बेसिकली जो शॉर्ट स्टोरी होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? सिंगल थीम के ऊपर, मल्टीपल थीम मतलब बहुत सारी थीम्स के ऊपर, बोथ A and B या फिर नन ऑफ दीज। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सिंगल थीम। सो जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उनकी सिर्फ आपको सिंगल थीम देखने को मिलेंगी। जो नॉवेल्स हो गए या नॉवेला हो गया, तो आपको नॉवेल्स के अंदर मल्टीपल थीम्स देखने को मिल सकती हैं और मिलती है। ज़्यादातर हमें जो नॉवेल्स हम पढ़ते हैं उसकी हमें मल्टीपल थीम्स ही देखने को मिलती है, वेयर एज जो शॉर्ट स्टोरी होगी उसकी आपको एक सिंगल थीम ही मिलेगी। सो हेयर द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अवाउच। हमें अवाउच का करेक्ट सिनोनिम बताना है। द ऑप्शंस आर अफर्म, वो, गारंटी या फिर इमेच्योर। सो बेसिकली जो अवाउच का मतलब होता है वो होता है जब आप बिना डरे अपना व्यू पॉइंट सामने रखते हो, जो आपको सही बात लगती है, अपना आप ओपिनियन बिना डरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में अपना जब आप ओपिनियन रखते हो, उसे हम कहते हैं अवाउच। और जो इससे मिलता जुलता आंसर है, सिनोनिम है, वो है अफर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो अफर्म और अवाउच दोनों का ही मतलब है जब आप बेडर होके अपना ओपिनियन रखते हो, इसको हम कहते हैं अफर्म करना। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो का मतलब है जब आप कसम खाते हो, कुछ प्रॉमिस करते हो कि ये चीज़ मैं करूँगा या फिर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा, सो उसे हम कहते हैं वो लेना, मतलब कि कसम लेना या फिर ऐसा प्रॉमिस लेना जो कि आप किसी भी हाल में नहीं तोड़ोगे। देन जो सी और डी ऑप्शन है, गारंटी और इमेच्योर, आई होप आपको इनका मतलब पता होगा। इमेच्योर का मतलब होता है समवन हु इज़ नॉट वेरी मेच्योर। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि ज़्यादा मेच्योर नहीं है उसे हम इमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एपेथेटिक एंड स्ट्रिंजेंट। सो एपेथेटिक, स्ट्रिंजेंट ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, तो हमें एक और सिनोनिम बताना है और दोनों ही वर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो पहले हम एपेथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब डिस्कस करते हैं। एपेथेटिक और स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब जब आप औरों की फीलिंग्स की ज़्यादा केयर नहीं करते, या फिर जब आप औरों के प्रति कठोर हो, औरों के प्रति जब आप बेसिकली इनडिफरेंट आपका नेचर है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आसपास के लोग क्या फील कर रहे हैं, जब आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते औरों की भावनाओं में, उस बिहेवियर को हम बोलते हैं एपेथेटिक, स्ट्रिंजेंट या फिर इनडिफरेंट बिहेवियर। सो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, हॉस्टाइल, ओमिनस, रिपल्सिव या फिर कैलिस। सो कैलवस, तो हमें यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग बताना है स्ट्रिंजेंट और एपेथिक वर्ड से। सो जो ए ऑप्शन है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है हेट्रेड, मतलब नफरत। बी का मतलब है ओमिनस, मतलब बैड लक। सी का मतलब है रिपल्सिव, अगेन रिपल्सिव का मतलब भी यही होता है घृणा करना, हेट्रेड करना। और डी जो कैलवस है, इसका मतलब होता है बीइंग इनडिफरेंट, मतलब औरों की फीलिंग्स की केयर ना करना। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, ही इज यूजिंग अ फिगर ऑफ स्पीच नोन एज। शेक्सपियर के जितने भी काम लिखे हुए हैं
उनका अलग से नाम ना लेते हुए हम सिर्फ शेक्सपियर बोलेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे फिगर ऑफ स्पीच को? सरकाज़्म, मेटोनमी, आयरनी या फिर सिमिली। सो द करेक्ट आंसर इज मेटोनमी। ये हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, किसी की हम बात कर रहे हैं बट हम उसका नाम नहीं ले रहे, उसका नाम ना लेने के बजाय हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कोई और नाम यूज़ कर रहे हैं जो कि उससे बहुत क्लोजली रिलेटेड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच को? मेटोनमी। और ये क्वेश्चन NVS PGT 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड रहने वाला है वो है डॉगमा। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है कंपेटिटिव एग्जाम्स में। सो जो डॉगमा का मतलब होता है वो होता है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फिर कोई प्रोपोगंडा, हिंदी में हम इसे बोलते हैं सिद्धांत। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ जो कि किसी के भी बदलने से इजीली नहीं बदलेगा। सो जो यहाँ पे हमारे को ऑप्शंस दिए हैं, प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब होता है जब हम कोई भी किसी को जानने से पहले उसके बारे में कोई धारणा बना लेते हैं, कोई अपना विचार बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा और वो अगर वैसा ना निकले। सो प्रिजुडिस का मतलब होता है ना किसी को जाने पहचाने पहले से ही अपने किसी के प्रति धारणा बना लेना या फिर कोई बिलीफ बना लेना या फिर कोई विचार बना लेना, उसको हम बोलते हैं प्रिजुडिस। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र। सी मतलब हॉटी। हॉटी वर्ड भी बहुत पूछा जाता है, HAUGHTY। हॉटी का मतलब होता है काइंड ऑफ एरोगेंट या फिर कोई ईगोस्टिक इंसान जिसमें बहुत ईगो है उसे हम बोलते हैं हॉटी। और डी ऑप्शन है बिलीफ। सो जो डॉगमा से मिलता जुलता वर्ड है, सिनोनिम है, वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिलीफ। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है कैमराडरी। तो इसका हमें मिलता जुलता मीनिंग बताना है, लव, फ्रेंडलीनेस, ट्रस्ट या फिर एनिमोसिटी। सो कैमराडरी का जो मतलब होता है वो होता है फ्रेंडलीनेस या फिर आप बोल सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर, दैट इज कैमराडरी। इसका एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि एग्जाम में बहुत बार देखा जाता है, वो है एमिएबल। मैंने इससे पहले 2 वीडियोस और बनाई हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स पे, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, जिन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो उसके अंदर मैंने एमिएबल वर्ड डिस्कस किया हुआ है। एमिएबल, कैमराडरी या फिर हो जाए कॉमरेड, इन तीनों का ही मीनिंग है फ्रेंडलीनेस या फिर फ्रेंडली बिहेवियर या फिर फ्रेंड। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में हम इसको कहेंगे भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट्स? तो बेसिकली हमें इसमें बताना है जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके कितने टाइप है और क्या है, ठीक है। सो हर एक ऑप्शन में आपको 2 ही टाइप दिख रहे हैं, तो ठीक है 2 टाइप्स है रिपोर्ट राइटिंग के, बट कौन कौन से है वो हमें बताना है। डिजिटल रिपोर्ट या फिर डिजिटल एंड मैगजीन रिपोर्ट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट, कन्वेंशनल रिपोर्ट एंड मॉडर्न रिपोर्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। सो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग के 2 फॉर्मेट्स होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड मैगजीन रिपोर्ट। सो here the correct answer is the B option, that is newspaper report and magazine report. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मोर ओवर अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? सो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाएगा काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए इफ़ यू डोंट नो दी क्लियर, या फिर हम कहेंगे अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता तो 50 वर्ड्स, 100 to 125 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स या फिर 150 to 200 वर्ड्स। सो जो वर्ड लिमिट है रिपोर्ट राइटिंग की वो है 100 to 125 वर्ड्स। So here the correct answer is the B option. Again, very important question. A reply to a formal invitation is written in which person?
जो रिप्लाई है फॉर्मल इनविटेशन का वो कौन से पर्सन में लिखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर नन। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड। सो थर्ड पर्सन में हम रिप्लाई लिखते हैं फॉर्मल इनविटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल राइटिंग इज। आर्टिकल राइटिंग का क्या स्ट्रक्चर है वो हमें बताना है, करेक्ट स्ट्रक्चर। टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, टाइटल, सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन या फिर टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं तो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर बताना है कौन सा है। सो बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है आर्टिकल राइटिंग में, और वो क्या है, सबसे पहले टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी एंड देन कंक्लूजन। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा डी। कोई सब्जेक्ट नहीं होता है आर्टिकल राइटिंग में। 4 मेन पार्ट्स विच आर टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। सो है द करेक्ट आंसर इज द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। बॉयज विल बी बॉयज। जो लड़के हैं वो हमेशा लड़के ही रहेंगे। अगेन शॉर्ट स्टेटमेंट एंड विटी रिमार्क, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है, बस इसका बहुत गहरा मतलब है कि जो लड़के हैं वो अपनी आदत से मजबूर है, वो लड़के ही रहेंगे। अब आप इसे किसी भी कंटेक्स्ट में ले सकते हैं कि बहुत शरारती होते हैं बॉयज़, या फिर कोई भी। तो जिसमें शॉर्ट एंड विटी रिमार्क हो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्राम। अभी हमने डिस्कस किया है। सो द आंसर इज द बी पार्ट, एपिग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लॉक टिक्ड टिक-टॉक। सो बेसिकली इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी यूज़ हुई है, मेटाफर, ओनोमेटोपिया, एंटाइथेसिस या फिर सिमिली। सो जो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है वो हुई है एनोमेटोपिया। ठीक है, टिक-टॉक ये आवाज़ है घड़ी की। सो ओनोमेटोपिया वही होता है जिसमें हम किसी की साउंड को एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे घड़ी की साउंड, वॉच की साउंड को, क्लॉक की साउंड को लिखा गया है एज इट इज़ टिक-टॉक, तो इसलिए ओनोमेटोपिया है। सो द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंड लाइज अस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। अगेन हमें यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है कौन सी यूज़ हुई है, मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सिमोरॉन। विंड लाइज अस्लीप। सो विंड नॉन लिविंग थिंग है जिसको बोला है अस्लीप। सो नॉन लिविंग थिंग में हमने कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग का डाल दिया, तो वो क्या कहलाती है फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन। सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गाइड वी कम अक्रॉस अ डांसर नेम्ड। अभी हमने डिस्कस किया R.K. नारायण जी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द गाइड। उसमें एक डांसर है, उसका हमें नाम बताना है, मतलब शी इज़ अ कैरेक्टर इन दिस नॉवल। हमें नाम बताना है उसका क्या है, रोजी, लिली, सीता या फिर गौरी। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज रोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला इज़ अ फेमस वर्क बाय विच ऑथर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है द ब्लू अम्ब्रेला। ये किसके द्वारा लिखा गया है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, R.K. नारायण या फिर रस्किन बॉन्ड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज रस्किन बॉन्ड द्वारा ये लिखा गया है वर्क द ब्लू अम्ब्रेला, और कौन सी ईयर में, 1974 में। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है सो देन प्लीज़ डू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।